वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जापानीज पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंशी के बारे में। तो जापानीज में हिंशी का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस को लिखने के लिए जो ग्रामेटिकल पार्ट्स की जरूरत है उसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें मालूम है कि इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो जापानीज में कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो चलिए देखते हैं। जिसमें से पहला है मेइशी। मेइशी मतलब नाउन। नाउन क्या है? देखिए, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, एक वर्ड जिसके थ्रू हम लोग पर्सन, प्लेस या फिर कोई भी थिंग्स, आइडिया को इंडिकेट या फिर रेफर कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है नाउन। तो मतलब जापानीज में इंग्लिश के तरह ही दो नाउन्स होते हैं। एक है फुत्सुमेइशी मतलब कॉमन नाउन और दूसरा है कोयुमेइशी। कोयुमेइशी प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए, कॉमन नाउन होता है नाउन का जनरल टर्म, मतलब जनरल वर्ड्स जिसके जरिए हम लोग पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन उस पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स का एक पर्टिकुलर नाम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर नाम। जैसे कि हम लोग घर में जो पेट्स को पालते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, जैसे कि फिश। फिश का अलग अलग नाम है, तो फिश जो है वो है कॉमन नाउन। और लाइक गोल्ड फिश या फिर व्हेल, तो ये सब जो हो गया वो फिश का अलग अलग नाम है जो कि है प्रॉपर नाउन। तो फिश कॉमन नाउन है, गोल्ड फिश जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो देखिए, जैसे कि कॉमन नाउन मिजू का मतलब होता है वाटर, शाकाना मतलब होता है फिश। तो मिजू वाटर ये है कॉमन नाउन। जैसे कि ये वाटर पर्टिकुलर वाटर, जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, तो वो वाटर का अलग अलग वर्जन है। ठीक है, कि मुझे ठंडा पानी पीना है या फिर गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब हो जाता है प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोका कोला, माजा, ऐसा बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स आता है, ये सब जो टर्म है ये आता है प्रॉपर नाउन में। जैसे कि निहॉन, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर कंट्री का नाम है जो है जापान। निहॉन का मतलब होता है जापान। तो कंट्री, ये एक पर्टिकुलर कंट्री का पर्टिकुलर नाम है। तो देखिए, कंट्री जो है वो है कॉमन नाउन और निहॉन उसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो निहॉन हो गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन। सेम एज टोक्यो का मतलब होता है टोक्यो, जो कि है प्रॉपर नाउन। एक प्लेस, जापान के अंदर एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि मैंने बताया, प्लेस जो है वो होगा कॉमन नाउन और टोक्यो उस प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम है जो कि है टोक्यो, जापान का कैपिटल। तो टोक्यो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो नंबर 2 में आता है प्रोनाउन। जापानीज में प्रोनाउन को कहा जाता है दाइमेइशी। दाइमेइशी प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नाउन के जगह में हम लोग यूज करते हैं और जो एक्चुअल में नाउन नहीं है लेकिन नाउन के तरह काम करता है। मतलब जो प्रोनाउन है वो कुछ मतलब फिल्म्स में हम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म में जो हीरो होता है वो बहुत सारा स्टंट्स करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि करते हैं, नहीं तो हीरोज एक्चुअल में स्टंट्स नहीं करते। वहां पे उनका डबल रहता है, जो मतलब अलग से स्टंटमैन रहता है जो कि उनके जगह में उनका स्टंट्स वो लोग करता है। तो प्रोनाउन नाउन के जगह में एज ए ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है जो कि नाउन के तरह ही काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वाताशी, आई। वाताशी का मतलब होता है आई। का रे, ही। देखिए, का रे मीन्स ही। का नो जो, शी। का नो जो का मतलब होता है शी। आई, ही, शी, वी, यू, दे, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस जापानीज में भी होते हैं इंग्लिश के तरह ही, जो कि नाउन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज होता है, लेकिन वो काम करता है नाउन के तरह।
तो प्रोनाउन के बाद में आता है एडजेक्टिव। तो जापानीज में पर्टिकुलर एडजेक्टिव बोल के कुछ नहीं होता है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स होता है, दो टाइप का, जिसमें से पहला है केयोशी, मतलब ई एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव क्या है? तो पहले एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब ई एडजेक्टिव क्या है? देखिए, ई एडजेक्टिव जापानीज में ऐसा, मतलब जो एडजेक्टिव के लास्ट में ई लेटर आता है, मतलब जो एडजेक्टिव ई लेटर से एंड होता है, खत्म होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ई एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल, ओइशी, ओइशी मतलब टेस्टी, तानोशी, देखिए तानोशी एंजॉयबल। तो दोनों ही एडजेक्टिव है और दोनों के लास्ट में देखिए यहाँ पे ई लेटर से ये दोनों एडजेक्टिव खत्म हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है ई एडजेक्टिव। तो सेम एज दूसरा जो एडजेक्टिव है उसको कहा जाता है केइयोदोशी, केइयोदोशी, जिसका मतलब होता है ना एडजेक्टिव। तो ई एडजेक्टिव के तरह ही ना एडजेक्टिव जो है वो ना इस लेटर से एंड होता है, मतलब जापानीज में जो एडजेक्टिव के लास्ट में ना लेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं ना एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल, किरेई ब्यूटीफुल ना एडजेक्टिव है, यू मेई फेमस ना एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे ना को क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जो इसका ना एडजेक्टिव का जापानीज में जितना भी ग्रामर पैटर्न्स है उसमें ना को हमेशा हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके उसके जगह में दूसरा टर्म को ऐड किया जाता है। केवल नाउन से पहले, अगर हम लोग नाउन से पहले ना एडजेक्टिव को यूज करेंगे उसी टाइम ना को मतलब इस एडजेक्टिव के साथ में लिखा जाता है, नहीं तो बाकी हर जगह में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो एडजेक्टिव के बाद में आता है वर्ब। जापानीज में वर्ब को कहा जाता है दोशी, दोशी का मतलब है वर्ब। तो जिसमें पहला है देश वर्ब, जापानीज बी वर्ब। बी वर्ब क्या है? देखिए, बी वर्ब प्रोनाउन के जैसा ही है, जैसे कि प्रोनाउन को यूज किया जाता था नाउन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, तो यहाँ पे बी वर्ब को या फिर देश वर्ब को यूज किया जाता है वर्ब के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। तो वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके थ्रू और जिसके जरिए हम लोग कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब वर्ब होता है एक्शनल वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसके मदद से हम लोग कोई भी काम के मतलब काम को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी को कहा जाता है वर्ब। तो देश वर्ब जो है वो जापानीज बी वर्ब है। तो हमको मालूम है कि इंग्लिश में टोटल 5 बी वर्ब्स होते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेर। तो वैसे ही जापानीज में टोटल 4 बी वर्ब्स होते हैं, जो कि हम लोग अलग वर्ब वाले क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे वो क्या क्या है। तो नेक्स्ट में आता है गोदान दोशी। गोदान दोशी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है? तो देखिए, जापानीज में बेसिकली जो एक्शन वर्ब है वो दो प्रकार के हैं। एक है गोदान दोशी स्ट्रॉन्ग वर्ब, दूसरा है इचिदान दोशी। इंग्लिश में भी एडजेक्टिव के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है वर्ब। तो देखिए, जापानीज में वर्ब को कहा जाता है दोशी। यहाँ पे 3 प्रकार का वर्ब्स होता है, जिसमें से पहला है देश वर्ब, जिसको कहा जाता है जापानीज बी वर्ब। मतलब जैसे कि हमें मालूम है कि इंग्लिश में टोटल 5 तरह के बी वर्ब्स होते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेर। बी वर्ब्स क्या है? जो कि एक्शन वर्ब के जगह में हम लोग यूज करते हैं। इसको नॉन एक्शनल वर्ब और मतलब एडिशनल वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो दूसरा क्या है? एक्शन वर्ब में 2 तरह का वर्ब्स होता है। एक है गोदान दोशी, गोदान दोशी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब, जैसे कि एग्जांपल आउट, टू मीट। दूसरा है इचिदान दोशी मतलब वीक वर्ब, एग्जांपल ताबेरु, टू ईट, ताबेरु टू ईट। तो अब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, वीक वर्ब क्या है? देखिए, जापानीज में जो वर्ब के लास्ट में मतलब जो वर्ब 9 लेटर्स से एंड होता है, वो 9 लेटर्स क्या क्या है? जिसमें से पहला है उ, सु, रु, बु,
मु, नु, कु, गु, शु। इन 9 लेटर्स से जापानीज में जो जितना भी वर्ब खत्म होता है, इन 9 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर से अगर वो वर्ब खत्म होता है तो इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब और गोदान दोषी। और वीक वर्ब क्या है? वीक वर्ब को कहा जाता है रू एंडिंग वर्ब, मतलब एक वीक वर्ब हमेशा रू लेटर से ही खत्म होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब भी रू से एंड हो सकता है, वीक वर्ब भी रू लेटर से एंड हो सकता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वाला वर्ब स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वाला वीक है? हाँ, वहां पे भी एक पैटर्न होता है जो कि हम लोग वर्ब के क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वर्ब के बाद में आता है एडवर्ब। तो जापानीज में एडवर्ब को कहा जाता है फुकुशी। फुकुशी का मतलब होता है एडवर्ब। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एक मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मतलब कोई फ्रेज या फिर क्लॉज को डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब। तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई इस सफिक्स को यूज करके एडवर्ब हम लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए जापानीज में क्या है, जैसे कि तोतेमो मतलब होता है वेरी, तो तोतेमो का मतलब है वेरी, ये एक एडवर्ब है। फिर सुई मतलब अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब जो कि हम लोग अपने इच्छा से नहीं करते हैं, मतलब गलती से हो जाता है, उसको कहा जाता है अनइंटेंशनली, जिसका जापानीज टर्म होता है सुई। नेक्स्ट है डेली, माई नीची, माई नीची डेली। नेक्स्ट है हा या कु, अर्ली, हा या कु का मतलब होता है अर्ली। तो ये है कुछ एडवर्ब्स जिसको कहा जाता है जापानीज में फुकुशी। तो एडवर्ब के बाद में आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को जापानीज में कहा जाता है ज़ेनचिशी। ज़ेनचिशी का मतलब होता है प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन के आगे बिठाते हैं। द वर्ड प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, तो इस वर्ड को हमेशा नाउन और प्रोनाउन के आगे बिठाया जाता है। किस लिए? क्योंकि इसका काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना या फिर टाइम, प्लेस, लोकेशन को शो करना और डिस्क्राइब करना। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स है जापानीज में प्रीपोजिशन का, जैसे कि नित्सुइते का मतलब ही होता है अबाउट। नित्सुइते का मतलब होता है अबाउट। आप कोई भी टॉपिक या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो अबाउट को हम लोग वहां पे यूज करते हैं सेंटेंस में। तो अबाउट, नित्सुइते का मतलब होता है अबाउट। मादे नी मतलब बाय दैट टाइम, मादे नी, तो हम लोग कहते हैं ना कि सोमवार तक ये काम हो जाना चाहिए, तो सोमवार तक, तो उस टाइम को इंडिकेट करता है मादेनी, ये प्रीपोजिशन। मादेनी का मतलब होता है बाय दैट टाइम। नेक्स्ट नो मायनी, नो मायनी बिफोर। कारा मीन्स फ्रॉम, कारा का मतलब होता है फ्रॉम। ये था कुछ प्रीपोजिशंस जिसका जापानीज टर्म होता है ज़ेनचिशी। ज़ेनचिशी का मतलब होता है प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट है जो कि प्रीपोजिशन के बाद आता है वो है कंजंक्शन। जापानीज में कंजंक्शन को कहा जाता है शेत्सुजोकुशी। शेत्सुजोकुशी। तो कंजंक्शन क्या है? देखिए कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्लॉज, नाउन या फिर सेंटेंस को ऐड करने के लिए या फिर कंजुगेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल द कारा, द कारा मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मोशी इफ, मोशी। नेक्स्ट है आफ्टर दैट, शोरे कारा, शोरे कारा आफ्टर दैट। शी का शी, हाउएवर और बट, शी का शी। तो ये जो वर्ड्स है बिकॉज ऑफ, इफ, आफ्टर दैट, हाउएवर, बट, ये सब यूज होता है सेंटेंस या फिर फ्रेज या फिर क्लॉज को ऐड करने के लिए या फिर कंजुगेट करने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है कंजंक्शन और शेत्सुजोकुशी।
तो कंजंक्शन के बाद में आता है इंटरजेक्शन। तो जापानीज में इंटरजेक्शन को कहा जाता है कांतोशी। कांतोशी। तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है जिसके थ्रू हम लोग हमारे कोई भी सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको वर्ड के थ्रू या फिर फ्रेज के थ्रू एक्सप्रेस करने का एक जरिया होता है इंटरजेक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, होन्तो मतलब रियली, सुगोई ग्रेट, ओत्तो उप्स, उन यस। तो ये जो ग्रेट, रियली, उप्स और यस, ये जो टर्म है, ये सब हम लोग हमारे जो एक्सप्रेशंस है डिफरेंट मूड में, जो हमारा डिफरेंट एक्सप्रेशंस है उसको जाहिर करने के लिए हम लोग इस वर्ड को हमारे स्पीच में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसी को कहा जाता है जापानीज में कांतोशी और इंटरजेक्शन। तो ये था कुछ जापानीज में यूज होने वाले बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इसको छोड़ के भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, लेकिन जापानीज सेंटेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि पार्टिकल्स या फिर काउंटर्स, जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में डिटेल्स पे बात करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं जापानीज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, मतलब जापानीज में सेंटेंस को किस ऑर्डर में लिखा जाता है, कहां पे सब्जेक्ट आएगा, कहां पे ऑब्जेक्ट आएगा और कहां पे वर्ब आएगा, उसको देखते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, मतलब SVO। इस ऑर्डर को इंग्लिश सेंटेंस फॉलो करता है। लेकिन जापानीज में जो पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न है, वो है पहला सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में आएगा। तो यहीं पे जाके हिंदी और जापानीज का जो सेंटेंस पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो जाता है, क्योंकि हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी जो वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए हिंदी मीडियम के थ्रू अगर आप जापानीज को सीखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वाताशी ताची वा निहोंगो वो नाराइमास। मतलब वाताशी ताची का मतलब है हुई, ये है सब्जेक्ट और टॉपिक। उसके बाद है निहोंगो मतलब जापानीज लैंग्वेज जो कि है वो ऑब्जेक्ट। नाराइमास मतलब विल लर्न जो कि है वर्ब। तो इसका ऑर्डर देखिए, जापानीज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन इंग्लिश में देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है एकदम लास्ट में। तो इसका मतलब होता है वी विल लर्न जापानीज लैंग्वेज। वाताशी ताची वा निहोंगो वो नाराइमास। इसका मतलब हिंदी में होता है हम लोग जापानीज लैंग्वेज सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।